आवाज़ जा रही होगी। फिर से सभी लोगों को पार्थ एजुकेशन के मंच पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समुद्र विज्ञान में हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन, यानी सागर नीतल उच्चावच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जेआरएफ में, टीजीटी पीएचडी में और अदर्स एग्जाम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं। कल तक हम लोगों ने समुद्र विज्ञान और ऐसे समझिए कि भूगोल के लिए जो बेसिक कंसेप्ट थे जिसको जानना जरूरी था वो पूरा समाप्त कर लिया है। आज से टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मुरली वर्मा जी, एडमिशन के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर में कोई ना कोई आपसे संपर्क करेगा, वो हो जाएगा। 24 घंटा वेट करिए। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उच्चावच। उच्चावच का मतलब रिलीफ होता है। अब उच्चावच में दो चीजें एक साथ शामिल की जाती हैं, ढाल प्रवणता और ऊंचाई दोनों लिया जाता है। अगर केवल ढाल लेते हैं तभी वह उच्चावच को परिभाषित नहीं करेगा, और अगर केवल ऊंचाई लेते हैं तब भी उच्चावच को प्रभावित नहीं करेगा। उच्चावच में दो चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें ढाल प्रवणता होता है, स्लोप ग्रेडियंट होता है, और ऊंचाई होती है। चूंकि महासागर का अध्ययन करना है, महासागर के नीतल के उच्चावच का अध्ययन करना है, तो महासागर में ऊंचाई ना होकर के हम यहां पर गहराई को शामिल करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप फिर से सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, यहां देखिएगा। तो टॉपिक क्या है पहले ये समझ लीजिए। टॉपिक ये है कि सागर के तट से, किनारे से आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो महासागर का नीतल, महासागर का पेदी, महासागर का बॉटम किस प्रकार का संरचना रखता है, इसका अध्ययन करना है। कहां पर उठा हुआ है, कहां पर गहरा है, कहां पर और गहरा है। ठीक, इन सारी विशेषताओं से सवाल पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग विचार करते हैं।
फिगर को जरा समझिएगा। ये हमने एक महासागर का नीतल बनाया है, महासागर का पेदी बनाया है, और वहां पर ये आपका जल भरा हुआ है। ये पूरा पानी यहां पर भरा हुआ है। ठीक है, बोर्ड देखिएगा। ये महासागर का नीतल, यानी आप सागर के, यानी इधर से आप स्थल खंड से चलते हैं, निप्पू ये देखो छोटा हो गया, पता नहीं कैसे, पूरा पेज करो इसको, लिख रहे थे वो, बस बस ठीक। जब आप इधर से स्थल खंड से सागर की तरफ चलते हैं तो जो सी का बॉटम है, सागर का जो पेदी है, इसी तरीके से दिखाई देगा। अब इसका नाम क्या रखते हैं? जो पहला भाग है से कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कहते हैं, SELVS, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। अच्छा, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, एक धर देखो, ये फिगर नीचे आ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर ही लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, हम देख रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, और थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस बस बस, दिख रहा होगा। चलिए बोर्ड देखिए। तो ये जो भाग है, इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, अचानक से ढाल बढ़ता है, और ढाल बढ़ने की वजह से इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। इसे महाद्वीपीय ढाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ही महाद्वीपीय ढाल को आप पार करके आगे जाते हैं, फिर से देखिए, यहां से थोड़ा सा ये पानी में डूबा हुआ है, अचानक से ढाल बढ़ गया, ये उठ जाता है, उठा हुआ भाग है, तो इसे महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। महाद्वीपीय उत्थान कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, और इसे गंभीर महासागरीय मैदान कहते हैं, सी प्लेन कहा जाता है।
गंभीर महासागरीय मैदान सी प्लेन कहते हैं। ये जो दोनों हैं, ये कटक हैं, यह भी कटक है जिसे रिज कहते हैं। और ये जो दो कटकों के बीच का हिस्सा है, इसे ओशियन ट्रेंच, महासागरीय गर्त कहा जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आप तट से चलते हैं कि महाद्वीप के किनारे पर चलते हैं, तो पहला जो भाग मिलता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, जो हमने पहले लिखा है। यह थोड़ा सा छिछला वाला हिस्सा है, महासागर का छिछला भाग होता है। अब जरा बोर्ड समझिएगा, जो पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, बताएंगे गियोट क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड देखिए। तो पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा वाला भाग कॉन्टिनेंटल राइज, ये ओशियन प्लेन, ये रिज ट्रेंच, ये महासागर के निकल के उच्चावच है। अब जरा इसमें समझिएगा, उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से जो ये भाग है दोनों, ये हमने दोनों को ले लिया, ये दोनों उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से उत्पत्ति व संरचना के दृष्टिकोण से महाद्वीप के भाग होते हैं। और जो महाद्वीपीय उत्थान है, यह एक संक्रमण जोन है, ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र होता है। यह एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो सागर को स्थल से महाद्वीप को जोड़ता है। यानी अब यहां से सागर की शुरुआत हो जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल दोनों ही महाद्वीप के भाग हैं। ठीक है, देखने में जो जल में डूबे हुए रहते हैं, पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ये कि यहाँ से महासागर की शुरुआत हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये दोनों महाद्वीप के भाग हैं, लेकिन पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, जबकि आपका महाद्वीपीय उत्थान जो तीसरा भाग है, वह क्या है, यहाँ से महासागर की शुरुआत होती है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो हमसे सवाल पूछा जाता है, वह फर्स्ट स्टेप में सवाल क्या पूछा जाता है, जो फर्स्ट जनरेशन के सवाल हैं, वो देखिए क्या है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई कितनी है। तो यहाँ पर हम गहराई लिखते जा रहे हैं। यह गहराई इसकी जो है गहराई 100 फैदम या 200 मीटर के आसपास होती है। ठीक है,
इसकी जो गहराई है इसकी जो गहराई है यह 200 से 1000 फैदम तक होती है। 200 से 1000 फैदम के बीच में होती है। यहां पर फिर से थोड़ा सा नीचे हम ध्यान नहीं दिए, ये सारी चीजें फिर से रिपीट करके आपको बताना पड़ेगा। यहाँ 2 भाग हो जाएगा ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, एक सेक्शन ये भी तो चल रहा है ना, तो एक सेक्शन ये हो जाएगा। अब इस यहाँ पर लिखना है, पहले वाले की जो गहराई है यह 100 फैदम से 200 मीटर, इसकी जो गहराई है यह 200 से 1000 फैदम, इसकी जो गहराई है यह 1000 से 1500 फैदम, और उसके बाद जब आगे चलते हैं तो यह 1500 फैदम से 3000 फैदम और इससे अधिक भी हो जाता है। महासागर का मैदानीय भाग। अब जरा समझिए, जो फर्स्ट स्टेप का सवाल पूछा कि कितना गहराई यहां पर मिलता है, तो फिर से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ है ही नहीं, रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, 100 से 200, 200 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 3000, काम खत्म। आंख बंद करिए और सीधा एकदम दिमाग में बैठाइए, 100 से 200, 200 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000। ठीक है, अब जरा समझिए, ये फर्स्ट जनरेशन। अब यहीं पर इसका ढाल प्रवणता भी पूछा जाता है कि कौन किसका कितना ढाल प्रवणता है। ढाल तो 1 डिग्री से लगभग 3 डिग्री के बीच में महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल होता है। इसका जो ढाल होता है वह 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल होता है। और इसका महाद्वीपीय उत्थान एक बार जेआरएफ में पूछ चुका है, इसका जो ढाल होता है वह 0.5 डिग्री से लगभग 1 डिग्री के बीच में इसका ढाल होता है। और ये तो इतना ज्यादा ढाल वाला हो जाता है कि इसके ढाल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एक लंबा डैश लगा करके छोड़ दे रहे हैं। सारे लोगों को ढाल याद करना है, अभी क्लास में साथ ही साथ याद करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो पहले आप सभी लोग गहराई हमारे साथ बोलना है। पहला महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई 100 से 200, फिर उसके बाद 200 से 1000, फिर उसके बाद 1000 से 1500, फिर 1500 से 3000 या उससे अधिक। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, जो दूसरा सवाल यहां पर पूछा जाता है कि महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल प्रवणता कितनी होती है। तो उसमें 1 से 3 डिग्री, जहां खत्म करेंगे 3 खत्म हुआ, 3 से 5 डिग्री। ठीक है, और अंत में जाकर के 5 पर खत्म हो रहा है तो 0.5 शुरू करेंगे, तो 0.5 से 1 डिग्री, और उसको ढाल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ढाल हो जाता है कि वहां फिर नापने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो याद करने के तरीके भी समझते जाइए। पहले तो क्रम याद करिए, उसमें भी रटना नहीं मारना है। सबसे पहले हम महाद्वीपीय मग्न तट पर रहेंगे, यानी महाद्वीप का वह भाग जो मग्न है और तट है। नाम से ही पकड़िए, क्या कहा जा रहा है, महाद्वीपीय मग्न तट, यानी महाद्वीप का भाग है, मग्न है और तट है। किसका तट है, महाद्वीप का तट है। तो महाद्वीपीय मग्न तट के बाद
महाद्वीप का वह भाग जो ढाल है, अचानक ढाल बढ़ जाता है, महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, महाद्वीपीय उत्थान की शुरुआत हो जाती है, कॉन्टिनेंटल राइज हो जाता है। ठीक है, तो उठान होगा तो स्वाभाविक है कि ढाल कम होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महासागर का पेरी शुरू हो जाता है, बॉटम शुरू हो जाता है, जिसे आप महासागर का मैदान कहते हैं, जो बहुत गहरा है। उसी मैदान में कटक पाए जाते हैं, उसी मैदान में गर्त पाए जाते हैं। अब इसमें पहले गहराई याद करना है, 200 से 100 से 200, 200 से 1000, 1000 से 1500, 1500 के बाद 3000। फिर ढाल 1 से 3 डिग्री, 3 से 5 डिग्री, दशमलव, अब 5 खत्म कर रहे हैं तो आधा डिग्री से 1 डिग्री। ठीक है, अब जब इतना कर लेते हैं तो जो हमसे सवाल पूछा जाता है वह सवाल क्या है कि वह सवाल ये है कि कौन सा भाग, यानी महाद्वीपीय मग्न तट कुल सागर के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, महाद्वीपीय ढाल कुल सागरी भाग के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यानी यह जो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वह 7.5% भूभाग पर इसका विस्तार है। इसका जो एरिया है वह 8.6% भूभाग पर इसका विस्तार है। देख रहे हैं, 7 यहां पर एक जोड़ दिया 8, 5 में एक जोड़ दिया 6, तो 7.5, 8.6। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वह है 17.4% भूभाग पर इसका विस्तार है। ठीक है, और शेष सभी भागों में लगभग अगर देखा जाए तो महासागर का जो विस्तार है वो 76, अब इसको जोड़ करके 100 से घटा दीजिएगा तो 76.5% भाग पर महासागर के मैदान का विस्तार है। ये तो इसका फर्स्ट जनरेशन का सवाल बन गया जहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो सारे लोगों को तैयारी करते समय, हाँ रविचंद्रा 64.5 आएगा, लेकिन चूंकि किताबों में सविंदर सिंह की किताब में दिया है इसीलिए हमने आपको दे दिया है। ठीक है, ठीक ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर। अब पूछा गया भी है, आप वही लगाइएगा जो हमने लिखा है, माना भी है आयोग इसी को। ठीक है, कभी कभी जानबूझ के भी गलतियां करनी पड़ती हैं क्योंकि आयोग क्या मान रहा है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो पहले तो आप लोगों से इतना सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन सा फर्स्ट जनरेशन के सवाल है। अब यहाँ पर गहराई से, ढाल प्रवणता से और महासागर के कितने प्रतिशत भूभाग पर इनका विस्तार है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फिगर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और नहीं तो फिर आगे तो आपको नोट में मिलेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब हम एक एक को उठाएंगे और बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसमें से पहला जो भाग आपको पढ़ना है वो है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट। फिगर हम इरेज कर दें, सब बताएंगे कैनियन घाटी कहाँ बनती है, बस क्लास में आप रहिए। तो नोट करना है तो तत्काल वीडियो नोट कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो देख करके अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिगर इरेज कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन के सवाल हमने पहले ला दिया आपके सामने ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। अब इसके बाद सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के जो सवाल हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखिएगा, टीचर वह एक्सपर्ट होता है और जो जितना दिनों से पढ़ा रहा होता है उसके पास अनुभव उतना ही बहुत ज़्यादा पुराना होता है। 2008 से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ और सिविल ही पढ़ाया है हमने, एसएससी अपने जीवन में हमने कभी पढ़ाया नहीं। तो अनुभवी व्यक्ति अपने थोड़े से ही काम में इतनी सारी विशेषज्ञता डाल देता है कि सामने वाले को उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। सविंदर सिंह उठा करके जाके देखिएगा किताब आप, इस टॉपिक उन्होंने 3-4 पन्ने में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक पेज में जो टॉपिक दे दूं, यानी कहने का मतलब कि गागर में सागर जैसे भरा जाता है, मैं वो करने का प्रयास करता हूं। और टू द पॉइंट फोकस रहिए, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे सवाल नहीं आता है, मेरे बारे में यही कहा जाता है।
मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, बच्चे ही बताएंगे, बाहर आपको पूछिएगा, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं फर्स्ट जनरेशन के सवाल अलग करता हूँ, फिर और उससे कठिन सवाल अलग करता हूँ, फिर उसके बाद और कठिन सवाल अलग करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कंपटीशन को मैं 4 सेक्शन में बांट करके आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के सवाल, ये तो हर कम्पिटेटिव को तैयार होना चाहिए। अगर ये आंकड़े आपको भूल रहे हैं तो मान के चलिए कि आप बेहतर कंपटीटर नहीं है, ठीक है। और आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर के आपके दिमाग में कभी भी संदेह नहीं आना चाहिए कि इलाहाबाद में माना जाता है कि मुश्ताक सर जो आंकड़े दे देते हैं उस आंकड़े को कोई काटने वाला नहीं होता है। जो फैक्ट मैं दे देता हूं उस फैक्ट को कोई काट नहीं सकता है। वह एक नहीं, दो किताबों से, तीन किताबों से, कई बार अप्रूव्ड फैक्ट होता है, ठीक है। आंकड़े की लिस्ट नहीं मिला करिश्मा चौधरी जी? हमने कहा था कि मेरे चैनल पर जाकर के देखिए, पीआरजी एकेडमी का कल के क्लास में हमने उसको नोट भी किया था, एकेडमी का नाम नोट किया था, उस पर देखिए, उसमें नीचे सब्सक्रिप्शन में जाइए, मिलेगा। और नहीं तो कल आपको यहाँ से पार्थ एजुकेशन से भी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं हम लोग उस पर आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के सवालों पर। पहला जो टॉपिक है, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। थोड़ा सा फिगर मैं इसका बना करके दिखा रहा हूं आपको, यही फिगर आपने बनाया था, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान। ये है महाद्वीपीय मग्न तट। ये जो हमने सेट कर दिया है ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ये पूरा जल से घिरा हुआ है, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट ये महाद्वीप का भाग होता है और महाद्वीप से जो भी अपर्दन के कारक होते हैं, जो भी अपर्दन के कारक होते हैं, जिसमें पवन और मुख्य रूप से नदियां और ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियर, हिमनद, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनद या ग्लेशियर, ये सारे जो अवसादों को लेकर के आते हैं वे सारे के सारे अवसाद महाद्वीपीय मग्न तट पर निक्षेपित किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। ये इनके द्वारा लाए गए सारे के सारे अवसादों को, जो ये अवसाद लेकर के आते हैं, जो अपने साथ मलबा लेकर के आते हैं, ठीक है, जो ये अवसाद लेकर के आते हैं, इनके द्वारा लाए गए अवसादों को महाद्वीपीय मग्न तट पर जमा किया जाता है। जो ये डिपोजिशन करते हैं, ये जो अपर्दन के कारक हैं, ये जो इरोजनल फैक्टर हैं, ये जो इरोजनल फैक्टर अवसादों को, डिपोजिशन को लेकर के आते हैं, वे सारे के सारे डिपोजिशन कहाँ जमा होते हैं? ये सब के सब आकर के जमा होते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इसीलिए पहली विशेषता क्या हो जाती है कि सागरीय संसाधन के दृष्टिकोण से, संसाधन के दृष्टिकोण से, और कहाँ का संसाधन? सागरीय संसाधन के दृष्टिकोण से महाद्वीपीय मग्न तट सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र होते हैं। चूंकि यहां पर अवसाद ला करके जमा किए जाते हैं, इसलिए ये अवसाद, इनकी दूसरी विशेषता ये होती है कि इन अवसादों में ग्रेडिंग की विशेषता पाई जाती है, स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है। इन अवसादों में स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है। ग्रेडिंग समझिएगा जरा, क्या है स्तरीकरण? यानी तट से सागर की तरफ जाने पर, तट से सागर की तरफ जाने पर सबसे बड़े अवसाद पहले छूटते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल आगे बढ़ते चले जाते हैं।
यानी स्तरीकरण का मतलब हुआ कि पहला वाला सबसे बड़ा पहले छूटेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटे छोटे, यानी कणों अवसादों के व्यास में क्रमशः कमी आती जाती है। अवसादों के व्यास में क्या होती जाती है? क्रमशः कमी होती जाती है। इसी को ग्रेडिंग या स्तरीकरण कहा जाता है। मतलब कहने का ये हुआ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप सागर से, जैसे जैसे आप स्थल से सागर की तरफ जाते हैं, अपर्दन के कारकों का प्रभाव जो होता है कम होते जाता है। भाई नदी का वेग यहां पर आकर के समाप्त हो गया, नदी का वेग यहां पर आकर के समाप्त हो गया, पवन का वेग यहां पर आकर के थोड़ा सा प्रभावित हुआ, हिमनद यहां पर आकर के रुक गया। तो जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं, वो कहां छूटेंगे? चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को बोल्डर कहा जाता है। बोल्डर के बाद कोबल है, कोबल के बाद पेबल है, फिर ग्रेन्यूल है, सैंड है, सिल्ट है, चीका है। ठीक है, ये सारे के सारे क्रम पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। आगे पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं ओशियन डिपॉजिट्स में। ठीक है, महासागर के अवसादों वाला जो टॉपिक है ओशियन डिपॉजिट्स, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा। दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आज ये पढ़ाऊंगा तो कल वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पर क्या मिलते हैं? ग्रेडिंग की विशेषता पाई जाती है, स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है। यानी सबसे पहला जो चट्टान है, सबसे बड़ा जो चट्टान है, वह सबसे पहले, मुंबई गए हैं, हाजी अली घूमने गए होंगे या किसी बीच पर गए हैं, है ना, गोवा वाले बीच पे फोटो सोटो खींच के गाना सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, तो जब आप बीच पर घूमने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बड़े बड़े चट्टान बीच पर किनारे पड़े हुए हैं, ऐसे बिखरे हुए। इन चट्टानों को लाया किसने? ठीक है, तो इन चट्टानों को खुद वहां पर अपर्दन के कारक बहा करके लाते हैं। तो बड़ा चट्टान, फिर उससे छोटा चट्टान, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, क्रमशः आगे की तरफ छूटते जाते हैं। इस व्यवस्था को ग्रेडिंग की व्यवस्था कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, सवाल पूछेगा, कथन देगा, आपसे ध्यान रखिएगा, कथन क्या देगा? लिखेगा कि महासागरीय भागों में तट से सागर की तरफ जाने पर स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है। कारण देगा कि तट से सागर की तरफ जाने पर अपर्दन के कारकों का वेग कम होते जाता है। तो आप कहेंगे दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहां पर ग्रेडिंग की विशेषता पाई जाती है। दूसरी चीज क्या होगी कि यहां पर ये जो गहराई होती है, यह लगभग 100 फैदम, लगभग 100 फैदम हमने लिखा था, या 180 मीटर, 100 फैदम के आसपास होती है। मतलब ये हुआ कि यह सागर का एक छिछला भाग है, बहुत ज्यादा गहरा भाग नहीं। तो जब सागर का ये छिछला भाग है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें 100 फैदम की गहराई तक आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए इसे महासागर का फोटिक जोन या प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसे महासागर का फोटिक जोन या प्रकाश मंडल कहा जाता है। महासागर का फोटिक जोन या प्रकाश मंडल कहा जाता है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है, जितनी बार मैं कह दूं सब सवाल पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो सूर्य की किरणें आसानी से प्रवेश करती हैं, इसलिए इसे महासागर का फोटिक जोन कहते हैं। अब क्या होगा, यानी यह महासागर का सबसे गर्म भाग माना जाएगा। पूरा का पूरा महासागर सतह से लेकर तली तक, यानी 200 फैदम की गहराई तक या 180 मीटर की गहराई तक गर्म होगा।
अब जहां पर महासागर का तापमान ज्यादा होगा वहां वनस्पतियों के विकास की संभावनाएं, वनस्पतियों के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल दशा को विकसित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन्स के विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं डेवलप हो जाती हैं। इसलिए महासागर के इस भाग में बहुत ही ज्यादा शैवालों का विकास होता है। महासागर के इस भाग में बहुत ही ज्यादा शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन्स का विकास पाया जाता है। ठीक है। अब महासागर जहां पर शैवाल पाए जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाएंगे, ये मछलियों के और अन्य जीवों के भोजन होते हैं, जीवों के भोजन होते हैं। इसलिए इनकी संख्या तो खुद अपने आप में अधिक है, साथ ही साथ इनको खाने के लिए बहुत सारे महासागर के जीव यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ फाइटोप्लैंक्टन या शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह महासागरों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैव विविधता को बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा जीव यहाँ पर आकर के बसते हैं तक, क्योंकि भोजन पाया जाता है। ठीक है, जैव भार, जीव हैं तो जैव भार भी होगा, ये महासागर के जैव भार को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और महासागर के इसी भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 का अवशोषण होता है और O2 का निष्कासन होता है। इसलिए महासागर के इसी भाग से वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। तब सवाल पूछा गया आयोग के द्वारा कि विश्व में सर्वाधिक ऑक्सीजन को निष्कासित करने वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है। तो आप कहिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है, बल्कि महासागर हैं, या ऐसे कहिए शैवाल हैं या प्लैंक्टन। समझ में आ गया। कोरल रीफ अलग चीज हो गई। ठीक है, भटकाव की स्थिति में मत रहिए, सारी चीजें साथ साथ लेके चलिए। कोरल रीफ महासागरों का ओशियन गार्डन्स कहा जाता है, अंडर वाटर गार्डन कहा जाता है। वह महासागरों का सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र होता है। वहां कोरल पॉलिप नामक जीव पाया जाता है। ठीक है, तो वो चीज अलग से चीज। मैं आपको महाद्वीपीय मगन तट पर पढ़ा रहा हूं, महाद्वीपीय मगन तट पर ही कोरल रीफ पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि कोरल रीफ के विकास के अनुकूल दशाओं में एक दशा यह है कि इनका विकास छिछले जलीय भाग में होता है, उसे 30 फैथम की गहराई में ही संभव है। नील हरित शैवाल दूसरा कंसेप्ट हो गया, बताऊंगा कोरल रीफ में। ठीक है, ठीक, नील हरित शैवाल वास्तव में कोरल रीफ के साथ सहजीवन करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोरल रीफ और नील हरित शैवाल दोनों ही एक साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर भी नील हरित शैवाल मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, लेकिन हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ओमनाथ जी, मैं वही बता रहा हूँ कि नील हरित शैवाल भी यहीं पर पाए जाएंगे, अन्य शैवाल भी यहीं पाए जाएंगे, और महासागर के अन्य पादप जो पाए जाते हैं यहीं पर पाए जाएंगे। मैं इंटर रिलेट करा रहा हूं कि क्यों महासागरों का तापमान अधिक होने से, यानी 200 फैथम की गहराई होने से, छिछला जलीय भाग होने की वजह से क्या फायदा है। तो फायदा यही है कि 200 फैथम की गहराई की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, महासागर का तापमान अधिक होता है, इसलिए से महासागर का फोटिक जोन कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर शैवालों का विकास होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं शैवाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को आउट हेल करते हैं, नाक से बाहर निकालते हैं। तो उनके पर नाक मुंह तो है नहीं, ठीक, समझना। ठीक, वहां पर विसरण और प्रासरण की प्रक्रिया होती है, जो साइंस में पढ़े होंगे वो सब समझेंगे। मुझे यहाँ पर साइंस में लेकर के नहीं जाना है, मैं उतना ही साइंस अपने क्लास में बताता हूँ जितना आप लोगों को समझ में आ जाए, बाकी सारी चीजें दबा कर रख लेता हूँ। ठीक है, तो विसरण और प्रसरण की प्रक्रिया से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो CO2 को ये क्या करते हैं, शैवाल अवशोषित करते हैं, O2 का निष्कासन करते हैं। सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट। प्रकृति ने जब दुनिया को बनाया तो उसको पता था कि मानव की संख्या बढ़ती जाएगी, उनको लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऑक्सीजन की फैक्ट्री में कहीं और लगा दे रहा हूं। वाह, क्या गजब की करिश्मा। ठीक है, उसने महासागरों की रचना की। कही कि 29% भूभाग के जो जीवधारी हैं, अगर वो ऑक्सीजन लेंगे तो उसकी फैक्ट्री कहां लगाया उसने, महासागर में। गजब की कल्पना, क्या व्यवस्था है प्रकृति की। ठीक है,
ठीक, वजन होता है ना, अपने जैव मास की वजह से थोड़ा सा नीचे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, ऊपर भी मिलते हैं कहीं कहीं पर। ठीक, अब बोर्ड देखिए, ठीक है। तो अब जो सवाल पूछेगा वो आपसे सवाल ये पूछेगा कि महासागर का, महासागर नितल उच्चावच में वह कौन सा भाग है जहां की जैव विविधता, जैव भार, पारिस्थितिकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो आप क्या कहिएगा? महाद्वीपीय मग्न तट। महासागर का वह कौन सा भाग है जहां का जैव विविधता, जैव भार और पारिस्थितिकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो वह कौन सा भाग है? महाद्वीपीय मग्न तट। चीजें समझ में आ गई? ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये सारी विशेषताओं की वजह से प्रकाश संश्लेषण, उत्पादकता अधिक होगी, जैव विविधता अधिक होगी, जैव भार अधिक होगा। कहां का? महाद्वीपीय मग्न तट का। अंतिम सवाल जो यहां से पूछा जाएगा आपसे वह यह पूछा जाता है कि जहां पर जहां मग्न तट के किनारे पर्वत पाए जाते हैं वहां का मग्न तट कम चौड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के, जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं तो यहां पर आपका ऐसे राकीज पर्वत है। उसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जब हम नीचे जाएंगे तो वहां पर ये राकीज पर्वत है। उसी तरीके से नीचे आपका ऐसे एंडीज पर्वत है। तो राकीज और एंडीज पर्वतों के उपस्थिति की वजह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अगर ले लीजिए आप, यहां पर ये आपका एंडीज पर्वत है। तो ये एंडीज है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में राकीज और एंडीज पर्वतों के उपस्थिति के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग का जो मग्न तट होगा, यानी ये जो पानी के अंदर जो डूबा हुआ भाग होगा, वह कम चौड़ा होगा। ठीक है, यहां पर भी कम चौड़ा होगा। इसी प्रकार से जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी भाग का जो मग्न तट है, ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहुत चौड़ा एक मैदान पाया जाता है जिसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहुत ही चौड़ा मैदान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान के उपस्थिति के वजह से पश्चिमी तटीय मैदान के उपस्थिति के पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में ये तटीय मैदान हो जाएगा। इस तटीय मैदान के उपस्थिति के वजह से पश्चिमी घाट के पश्चिम का मग्न तट अधिक चौड़ा है और पूरब का मग्न तट कम चौड़ा है। ये कम चौड़ा है, ये अधिक चौड़ा है। कई बार सवाल पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या समझ में आया कि जहां भी मग्न तट के किनारे जहां भी मग्न तट के किनारे पर्वत पाए जाएंगे वहां का मग्न तट क्या होगा? कम चौड़ा होगा। और जहां पर मग्न तट के किनारे मैदान पाए जाएंगे वहां का मग्न तट क्या होगा? अधिक चौड़ा होगा। प्रायः नदियों के मुहाने पर, जहां नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहां का मग्न तट क्या होता है? अधिक चौड़ा हो जाता है। ठीक है, नदियों के मुहाने पर मग्न तट क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। गौरी शंकर लिखते हैं कि O2 कहाँ मिलता है? सवाल आपका क्लियर नहीं है गौरी शंकर जी? ठीक है,
O2 आपके वायुमंडल में मिलता है। ये नील हरित ये शैवाल छोड़ते हैं। तो फिर इस हिसाब से ईस्ट में ज्यादा चौड़ा होगा। रविचंद नहीं, देखिए पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी, पहले तो दिमाग लगाइए कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में दोनों में अधिक चौड़ा कौन है? ठीक है, हाँ अब देखिए, तो तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है, ठीक, लेकिन नदियों के डेल्टाओं पर निरंतर चौड़े पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तटीय मैदान की तुलना में चौड़े पाए जाते हैं, अपने दिमाग से कुछ मत सोचिए, जितना बता रहा हूं उतना ही सोचिए। मैं कह रहा हूं कि नदियों के मुहाने पर निरंतर चौड़े हो जाते हैं, वहीं जहां नदियां गिरती हैं। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि पूरा उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा निरंतर चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, मरण तट के चौड़े का पर्वत ही होते हैं। आज के टॉपिक से यही रिलेट हो रहा है, ठीक है। महासागर में कहाँ ज्यादा O2 मिलेगा? ठीक है, महासागर में O2 नहीं मिलता है। सवाल ये है कि महासागर में जो भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम वनस्पतियां हैं वह O2 को उत्पादित करती हैं, निष्कासित करती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा कौन? शैवाल करते हैं। जब शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो चूंकि 71% भूभाग पर शैवाल हो गए ना, महासागर बहुत ज्यादा है ना, तो ये सारे के सारे शैवाल ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। और जब ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? शैवाल हो जाएंगे, या आप कहेंगे महासागर हो जाएंगे। समझ में आ गया? पहले शैवाल लगाइएगा, अगर शैवाल विकल्प में नहीं है तो महासागर लगाइएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्या कहा हमने कि जहां पर मग्न तट चौड़े होंगे वहां सर्तियां मैदान होगा, और जहां पर पर्वत होंगे वहां के मग्न तट क्या हो जाएंगे? कम चौड़े होंगे। ये यहां से सवाल पूछा जाता है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है, सब आज ही जान लेंगे सचिन सिंह जी, ठीक है, कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का तरफ कैसा प्रोसेस होता है। हर तरफ का अलग अलग प्रोसेस है। अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत के किनारे मरण तट कम चौड़ा होगा, जबकि पूर्वी या दक्षिण अफ्रीका के किनारे का मरण तट चौड़ा होगा, ठीक है। और उसी तरीके से सहारा मरुस्थल की जहाँ से शुरुआत होती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, और उसके नीचे सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, ठीक है। पता ना देश भी आपको याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ के किनारे का मंत्र क्या होगा? थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। सब आगे आपको बताएंगे, क्लास करते तो रहिए, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट 4QQ, ठीक है। निशा जी गुड इवनिंग, ठीक है। प्रवीण रन, यस सर, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, ठीक, तो हम लोगों ने महाद्वीपीय मग्न तट पर, अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूडिंग रूप में दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा क्या क्या पढ़ा आपने। महाद्वीपीय मग्न निष्कर्ष समझ लीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का भाग होता है, पानी में डूबा होता है। महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल कम होती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी अवसाद होते हैं यहाँ पर आकर के निक्षेपित होती हैं। इसलिए सागरीय संसाधन के दृष्टिकोण से यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। 200 कदम की गहराई तक सूर्य किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए यह महासागर का फोटिक जोन कहा जाता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रवाल भित्तियों का यहाँ पर शैवालों का विकास पाया जाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए महासागरों की सर्वाधिक जैव विविधता, जैव भार तथा पारिस्थितिकी उत्पादकता यहीं पर पाया जाता है, ठीक। जहां भी जिस भी महाद्वीप में तट के किनारे पर्वत पाए जाते हैं वहां का मग्न तट कम चौड़ा होता है, और जहां पर मैदान पाए जाते हैं वहां का मग्न तट अधिक चौड़ा होता है। नदियों के डेल्टाओं पर मग्न तट अधिक चौड़ा हो जाता है, ठीक है। राकीज और एंडीज पर्वतों की उपस्थिति के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मग्न तट क्या होते हैं? कम चौड़े हैं। उसी तरीके से भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिम का मग्न तट अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के पूरब का मग्न तट कम चौड़ा है। जो है वही याद करना है, दाएं बाएं कुछ मत करिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में यहां तक समझा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, महाद्वीपीय मग्न तट के बाद जो भाग है महाद्वीपीय ढाल।
यहां तक आपको पढ़ाया। ये जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, इसे हम महाद्वीपीय ढाल कहेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहेंगे। क्लियर? अब यहां देखिएगा, यहां पर जो भी अवसाद ला करके जमा किए जाते हैं, ये सारे के सारे अवसाद बहुत तेजी से आकर के यहां पर फिसलते हैं, क्योंकि ढाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 से 5 डिग्री के आसपास ढाल है। तो महाद्वीपीय मग्न तट के अवसाद महाद्वीपीय ढाल पर तेजी से फिसलते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के अवसाद महाद्वीपीय ढाल पर तेजी से फिसलते हैं। अब जरा कल्पना करिए, जब ये अवसाद तेजी से फिसलेंगे तो इन अवसादों के वजह से इस तट पर एक घर्षण काम करना शुरू कर देता है, घर्षण बल लगने लगता है, जिसकी वजह से यहां पर अपरदन होने लगता है। और इस अपरदन की वजह से महासागर के इस भाग में इस अपरदन की वजह से महासागर के इस भाग में, जरा बोर्ड देखिएगा क्या होने लगता है। यहां पर इस तरीके से एक गड्ढा बनेगा, और इस तरीके से अंतः सागरीय कैनियन अंतः सागरीय कैनियन या घाटी का विकास हो जाता है। अंतः सागरीय कैनियन या घाटी का विकास हो जाता है। तो महाद्वीपीय ढाल पर अवसादों के तेजी से सरकने की वजह से, फिसलने की वजह से घर्षण बल काम करने लगता है, अपरदन होने लगता है, और उस अपरदन की वजह से यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वह गहराई में कट जाता है, जिसे कंदरा या एक गुफा टाइप का निर्माण होता है, जिसे अंतः सागरीय कैनियन कहते हैं। प्रायः यहाँ तक नदियों के अवसाद दिखाई देते हैं। जैसे हडसन नदी बहुत बड़ा कैनियन बनाती है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बेरिंग कैनियन भी फेमस है, जेमचुंग कैनियन भी फेमस है। ठीक है, ये कैनियन वहां पर विकसित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये अब सवाल पूछा जाएगा कि अंतः सागरीय कैनियन क्या केवल और केवल महाद्वीपीय ढाल पर ही पाए जाएंगे? तो आप उत्तर दीजिएगा नहीं। जब सवाल ये पूछा जाए कि अंतः सागरीय कैनियन का ज्यादा विकास कहां होगा, तो आप कहिएगा महाद्वीपीय ढाल पर होगा। किंतु अंतः सागरीय कैनियन महाद्वीपीय मग्न तट से लेकर गंभीर महासागरीय मैदान तक कहीं भी बन सकते हैं। यानी यहां भी बन सकता है, यहां पर तो बन ही रहा है, और यहां पर कहीं भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि महासागर में अपरदन तो कहीं भी होता है ना, कहीं भी हो सकता है। चूंकि अपरदन की क्रिया महासागर के हर भाग पर संभव है, इसलिए कैनियन का विकास महासागर के हर भाग पर संभव है। ज्यादा कहां संभव है? महाद्वीपीय ढाल पर। क्यों? क्योंकि यहां ज्यादा अपरदन होता है। समझ में आ रही हैं चीजें? क्वेश्चन पेपर हल करिए, मेरा एक एक लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंतः सागरीय कैनियन महासागर के हर भाग पर संभव हैं, किंतु ज्यादा कहां बन सकते हैं? महाद्वीपीय ढाल पर। क्यों? क्योंकि यहां पर अवसाद तेजी से नीचे फिसलते हैं, सरकते हैं। ऐसे में यहां पर कैनियनों के बनने की संभावना, कैनियनों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है।
अब एक सवाल जो आपसे पूछता है कि क्षेत्रफलीय विस्तार के दृष्टिकोण से महाद्वीपीय ढाल एवं महाद्वीपीय मग्न तट, या फिर से सीधा लिखता हूं, इतना भी लोग समझने में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल का क्षेत्रफलीय विस्तार के आधार पर महासागरों का क्या क्रम होता है। तो इसका उत्तर है कि सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल अटलांटिक महासागर में है। तो आपको पता ही होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल की चौड़ाई कहाँ पर है, औसत चौड़ाई कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के बाद 2 नंबर पर आता है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और 3 नंबर पर है आपका हिंद महासागर। दोनों ही हेडिंगों में वही क्रम है, ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय मग्न तट के आधार पर, महाद्वीपीय मग्न तट के चौड़ाई के आधार पर, मैं विकल्प नहीं दे रहा हूं, मैं सही लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं क्रम से सही लिखा हूं। सर्वाधिक चौड़े मग्न तट कहां पर हैं, अटलांटिक महासागर के, फिर उसके बाद कहां पर हैं, प्रशांत महासागर के, फिर उसके बाद कहां पर हैं, हिंद महासागर के। फिर उसी तरीके से सर्वाधिक चौड़े महाद्वीपीय ढाल कहां पर हैं, अटलांटिक महासागर के, फिर प्रशांत महासागर के, फिर हिंद महासागर के। समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। ये क्रम है, क्रम से ही मैंने लिखा है। सर्वाधिक सबसे बड़ा अटलांटिक, फिर 2 नंबर पर प्रशांत, फिर 3 नंबर पर हिंद महासागर, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जब इसको याद कर लीजिएगा, अटलांटिक प्रशांत हिंद, अटलांटिक प्रशांत हिंद दिमाग में बैठा लीजिए एकदम से, ठीक है। सवाल गलत, अगर मेरे लेक्चर के बाद भी अगर आप सवाल गलत करते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे ही आप अंतर सागरिक कैनियन के बाद आते हैं तो जो तीसरा भाग है महासागरों का, वह महासागरीय उत्थान है। फिगर मैं बना दे रहा हूं फिर से, ताकि चीजें आपको समझने में दिक्कत ना हो। महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, गंभीर महासागरीय मैदान, कटक गर्त। अब हम लोग यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। हमने कहा था उत्थान है, इसका जो स्लोप होगा आधा डिग्री से 1 डिग्री के बीच में होगा। जीआरएफ में ये सवाल पूछा गया था नेट में, तो आयोग ने उत्तर माना था इसका, आधा डिग्री उत्तर सही किया था, ठीक है। उत्तर प्रश्न जा करके देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाद्वीपीय उत्थान यह एक ट्रांजिशन जोन है, एक संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है जो महाद्वीप को महासागर से जोड़ता है, महाद्वीप को महासागर से जोड़ता है, ठीक है। यहां पर ये आपको जानना, ठीक। अब जो मैं सवाल दूंगा अगला,
उसमें आपको कहते हैं कि यह गंभीर महासागरीय मैदान 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 महासागर के सर्वाधिक स्थिर भाग होते हैं। ठीक है, गंभीर महासागरीय मैदान यानी 1500 फैदम के बाद से लेकर के 3000 फैदम या उससे अधिक गहराई में। तो जब जल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर परिवर्तन बहुत कम दिखाई देता है। नहीं कहा जाता अधजल गगरी छलकत जाए ना, तो अधजल आधा पानी, कम पानी जहां पर होगा वहां पर भूकंप का भी प्रभाव ज्यादा आएगा, सुनामी आ जाएगा, जल लहरें बहुत ऊपर उठेंगी। ठीक है, और जहां पर बहुत अथाह जल राशि होती है वहां पर अगर भूकंप 9 रेक्टर स्केल के भी भूकंप आते हैं तो पानी में हल्का सा दोलन होगा और फिर वह सागर एकदम शांत बना रहेगा। इसलिए इसे गंभीर कहा जाता है, महासागरीय मैदान है। यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन का दर नगण्य पाया जाता है। ठीक है, अब गंभीर महासागरीय मैदान, अब मेरा सवाल जो आपसे है कि सागरीय मैदान के चौड़ाई के दृष्टि से, सागरीय मैदान के चौड़ाई के दृष्टि से महासागरों का क्रम क्या है? चलिए, 1 पर कौन होगा, 2 पर कौन होगा और 3 पर कौन होगा, आप लोगों को बताना है। तीन महासागर, विकल्प यही है तीनों। इन्हीं 3 विकल्पों में से आपको यहाँ पर 1 2 3 डालना है, सजाना है, अरेंज करना है। नाहिद खान पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका 1 पैसिफिक, प्रशांत नंबर 1 पर हिंद और अटलांटिक। पता नहीं मेरे में तो वीडियो रुक चुका है, वीडियो रुका है क्या? चल तो रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। है, हिंदी में ही तो बता रहा हूं, अभी हमने अंग्रेजी कहाँ बोला। मंजीत राठौर जी, क्या नहीं समझ में आ रहा है? एकदम कखा तो पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि गंभीर महासागरीय मैदान के चौड़ाई के दृष्टि से महासागरों का क्रम क्या होगा? क्रम है, समझिए, नंबर 1 पर प्रशांत महासागर, नंबर 2 पर हिंद महासागर और नंबर 3 पर अटलांटिक महासागर। नाहिद खान, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या कारण है कि अटलांटिक महासागर का मग्न तट सबसे कम चौड़ा है? क्या कारण है कि अटलांटिक महासागर का गंभीर महासागरीय मैदान कम चौड़ा है? हाँ, गुंजन जी सही है। वंदना जी 2 3 1 नहीं, वंदना, मैं क्रम सही लिख रहा हूं, ये सबसे चौड़ा है, यह उसके बाद, यह उसके बाद। टॉपिक समझिए, मैं पूछ रहा हूं कि ये मैदान है जहां सागर सफेद गहरा है, ये किसका सबसे ज्यादा चौड़ा है? ठीक है, मेरा सवाल ये है, गंभीर महासागरीय मैदान सर्वाधिक चौड़ा किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है?
नहीं नाहिद जी, सवाल का उत्तर आपका सही नहीं है, फिर से विचार करिए, ध्यान से समझिए। इसीलिए सारे लोग कंसंट्रेट करिए, आंसर देना बंद करिए, बोर्ड पर आइए। इस प्रश्न का उत्तर यहां छुपा है, इधर आके आंसर खोजिए। हिंट दे दिया मैंने। दूसरे वाले का उत्तर पहले वाले में छुपा है। उत्तर नहीं दे रहे हैं आप लोग। कोई कमेंट? सवाल है कि अटलांटिक महासागर, क्वेश्चन रिपीट लिखा हुआ है कि अटलांटिक महासागर का मग्न तट, सॉरी, अटलांटिक महासागर का गंभीर महासागरीय मैदान सबसे कम चौड़ा है, उसके पीछे कारण क्या है? कहां महाद्वीप एक दूसरे के विपरीत लेके जा रहे हैं? अरे भाई सीधा सा सवाल, बोर्ड देखिए। अब रुक जाइए सभी लोग, कमेंट मत करिए, बोर्ड पर आइए, देखिए। ये बताइए, जिस महासागर का मग्न तट चौड़ा हो जाएगा, जिस महासागर का महाद्वीपीय ढाल चौड़ा हो जाएगा, उस महासागर का मैदान कम चौड़ा नहीं हो जाएगा। यानी जरा समझिएगा, जिस महासागर का फिगर देखिए, यही चौड़ा हो गया। बोर्ड देखिए। अब आप लोगों को समझाते हैं। चलिए बोर्ड देखिए सभी लोग। अगर जिसका ये चौड़ा हो गया, फिर ये चौड़ा हो गया, तो इसके लिए कम जगह बचेगा ना। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल, अगर यही दोनों चौड़े हो जा रहे हैं, तो ये भाग कितना चौड़ा होगा? ये कम चौड़ा होगा ना। तो हमने क्या कहा? ठीक है, ठीक जी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और कॉन्टिनेंटल स्लोप ही इतना ज्यादा अटलांटिक महासागर का चौड़ा है कि गंभीर महासागरीय मैदान कम चौड़ा है। ए निप्पू भाई, अभी आप लोग एकदम व्यवहारिक समझाते हैं। कोई प्लेट वलेट है? लेके आइए जरा। तो 2 प्लेट लाइएगा, एक चौड़ा प्लेट लाइएगा, एक छोटा प्लेट लाइएगा। ठीक, अब दोनों विकल्पों में देखिए, अटलांटिक महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट भी चौड़ा है, अटलांटिक महासागर का महाद्वीपीय ढाल भी चौड़ा है, तो फिर गंभीर महासागरीय मैदान या सागरीय मैदान के में जगह बचेगा। बिल्कुल सही, इससे छोटा नहीं था, और छोटा है। ये दीजिए, फ्रिज व्रिज कुछ भी, कटोरी वटोरी। हाँ हाँ, यहां देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है प्लेट। अभी दिखा रहे हैं, इस प्लेट में ये किनारा है, ये मार्जिन है। ठीक है, अब इस मार्जिन को चौड़ा करते यहां लेके चले आएंगे तो यहां जगह कम बचेगा ना। इस प्लेट में अगर ये जो मार्जिन दिखाई दे रही है, किनारा जो दिखाई दे रहा है, महाद्वीपीय मग्न तट दिखाई दे रहा है, महाद्वीपीय ढाल दिखाई दे रहा है, तो महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल को अगर यहां से लेके यहां तक चौड़ा कर देंगे तो मैदान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना।
ठीक यही अटलांटिक महासागर के साथ होता है। यानी अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल ही इतने ज्यादा चौड़े हो जाते हैं कि वहां का गंभीर महासागरीय मैदान क्या हो जाता है, कम चौड़ा हो जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपका है वह गंभीर महासागरीय मैदान हमने कहा था। मैदान के बाद है आपका कटक, महासागरीय कटक। कटक रीज देखिए, ये सागर नीतल उच्चावच के सर्वाधिक परिवर्तनशील क्षेत्र होते हैं। क्योंकि यहां निरंतर ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है। लावा का जमाव होता है। ठीक, पहले तो समझिए कि कटकों का निर्माण कैसे होता है। कटक का निर्माण लावा के जमाव से होता है। क्वेश्चन कल करवाएंगे, कल 2 सेट हल करवाएंगे, कम से कम 40 से 50 प्रश्न। ठीक है, तो कहीं भी महासागर में जो कटक पाए जाते हैं वहां पर कटक जो होता है, कटकों का विकास पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, उस लावा के जमा होने से होता है। अब महासागरों में जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं या 2 प्लेटें जहां पर एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये अपसारी प्लेट सीमांत और ये अभिसारी प्लेट सीमांत, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, अगर मिलेगी तो इसका क्षेपण होगा और दूर जाएगी तो मैग्मा स्वाभाविक रूप से बाहर आएगा। तो अटलांटिक महासागर के मध्य में अगर इस आकार के कटक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर के मध्य में यदि इस आकार के कटक का निर्माण हो रहा है, इस आकार के कटक का निर्माण हो रहा है, तो इसका संबंध है अपसारी प्लेट सीमांत से। तो जहां भी कटके पाई जाती हैं वहां पर हलचल होते रहता है, परिवर्तनशील होते रहता है। ठीक है, अब सब भू जियोमॉर्फोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा कि अपसारी प्लेट सीमांत क्या है या अभिसारी। आज केवल आपको ये जानना है कि कटक जहां पर मिलते हैं वहां ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, इसलिए ज्वालामुखी उद्गार होते रहने की वजह से यहाँ पर निरंतर भूचाल आते रहता है, भूकंप आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है, नई नई चीजों का निर्माण होते रहता है, यानी नई संरचना बनती रहती है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर जान लेना है। नेक्स्ट जो भाग है वह महासागरीय गर्त है। महासागरीय गर्त ये सागर के सबसे गहरे गर्त होते हैं, सबसे गहरे भाग होते हैं।
महासागरीय गर्त क्या होते हैं? सागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में जब मैं जाऊंगा तो आपको बताऊंगा गर्तों के निर्माण की दो प्रक्रियाएं। प्लेटों के टकराने से जो गर्त बनते हैं, यानी अभिसारी प्लेट सीमांत पर जो गर्त बनते हैं वो सदा महाद्वीप के निकट बनेंगे, और अपसारी प्लेट सीमांतों से जो गर्त बनेंगे या महासागरी महासागरी टक्कर से जो गर्त बनेंगे वह तट से दूर सागर में काफी दूरी पर जाकर के बनते हैं। वो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। मैं यहाँ पर केवल आपसे ये बताना चाहता हूँ कि गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग है। चैलेंजर अभियान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, आइए थोड़ा बहुत चैलेंजर अभियान पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सवाल यहां से पूछता है, चैलेंजर अभियान, इसमें जो जहाज था उसका नाम था एचएमएस चैलेंजर। लकड़ी का जहाज था ये। एचएमएस चैलेंजर यह 7 दिसंबर 1872 से को शुरू किया गया था। 7 दिसंबर 1872 को शुरू किया गया था और मई में 26 मई 1876 को यह समाप्त हुआ था। इसका जो पहली रिपोर्ट आई थी वह जो है 1880 में और 1885, 5 सालों में 50 चरणों में इसके रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। 50 संस्करण में 1880 से लेके 1895 है। पचास चरणों या संस्करणों में इसके रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। चैलेंजर अभियान का जो गर्तों वाला जो गर्त वाला जो संस्करण था, ट्रेंच वाला जो संस्करण था, गर्त वाला संस्करण वह 1884 में पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इसमें ब्रिटेन और रॉयल सोसाइटी ने इस पर ये अभियान चलाया था, ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटेन की ही एक संस्था है जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी। मैकेंडर वाली सोसाइटी ही है, समझ लीजिए, ये वह रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी थी। ठीक है, ठीक है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी थी, वही आगे चल करके क्या हुई, रॉयल सोसाइटी में डेवलप हुई थी। ठीक, तो इन दोनों ने मिलकर के ये अभियान चलाया था। इसमें था क्या, महासागर के चट्टानों का अध्ययन करना था, ओशियन रिलीफ का अध्ययन करना था, गर्तों का अध्ययन करना था, महासागर के नीचे के पंख का अध्ययन करना था। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ों को लेकर के अध्ययन करने थे। इसमें महासागर में काफ़ी गहराई में डीप में जा कर के गर्त गोता लगाना था, उसके रिजल्ट तलाशने थे। ठीक, कई सालों तक ये अभियान चला। तो चैलेंजर अभियान के दौरान पूरे विश्व में जो है 57 गर्त खोजे गए थे, 57 गर्तों का पता लगाया गया था, 57 गर्त पता चले थे। ठीक है, 57 गर्त खोजे गए। इस 57 गर्त में से अगर आपको आंकड़ा हम दे दें तो 32, 19 और 6, 32, 19 और 6 गर्त वही प्रशांत महासागर में खोजे गए, अटलांटिक महासागर में खोजे गए और 6 हिंद महासागर में खोजे गए। ठीक है, चैलेंजर अभियान के दौरान ही महासागर की लवणता के पर भी काम किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर
विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच यहीं पर खोजा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे सवाल में पूछी जाती हैं कि विश्व में कितने गर्त खोजे गए, सबसे ज्यादा गर्त कहाँ हैं, अटलांटिक प्रशांत महासागर में कितने हैं, अटलांटिक में कितने हैं, हिंद महासागर में कितने, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस देश के द्वारा चलाया गया, हमने सारी कहानी आपको बता दिया। बहुत ही कंक्लूड गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है कि यहाँ से एक भी सवाल आपसे बाहर न जाए। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहता है। आप लोगों से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लोग भी भूगोल के साथ आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल से जोड़िए। पार्थ एजुकेशन के साथ साथ मेरा चैनल पीआरजी एकेडमी भी मैंने आपसे कहा था, उस पर भी आप लोगों को जोड़िए। ठीक है, दोनों चैनल साथ ही काम करते हैं हम लोग मिल करके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद कल के क्लास में, कल फोकस रहेगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने पर। कल मैं 1 घंटे क्लास लूंगा और कल 1 घंटा विधिवत क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोगों को धन्यवाद। ठीक है, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ठीक है, कल फिर हम लोग 6 बजे मिलते हैं।